मेरा घर सब जगह है और मैं इसे उत्सुकता से खोज रहा हूँ। मेरा देश भी सब जगह है और मैं इसे जीतने के लिए लड़ूंगा। प्रत्येक घर में मेरा निकटतम संबंधी रहता है, मैं उसे हर स्थान पर तलाश करता हूँ। तो आप सब लोग सोच रहे होंगे ना, ये किसके घर की बात हो रही है, कौन इसे खोज रहा है, किसके देश की बात हो रही है, जिसके जीतने के लिए लड़ने की बात हो रही है ना। तो ये जो लाइंस हैं इसको कहा है भारत के उस महान व्यक्ति ने जिसे एशिया में सबसे पहले नोबेल प्राइज जीतने का सम्मान मिला हुआ है। पूरे एशिया में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। तो किसने जीता था? जरा सोचो सोचो। आपने गीतांजलि का नाम सुना है क्या? आपने गुरुदेव का नाम सुना है क्या? तो ये सारी बातें इंडिकेट करती हैं महान व्यक्ति के तरफ में, और उस महान व्यक्ति का नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें एशिया महादेश में, इस कॉन्टिनेंट में सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला था उनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो अब हम बातें करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अच्छा, अगर आप विकिपीडिया पर सर्च करते हो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा सा एडजेक्टिव है, वो है पॉलीमैथ, POLYMATH। तो आप सोचेंगे कि भाई ये कौन सी मैथमेटिक्स है, या पॉलीमैथ का मतलब होता क्या है पॉलीमैथ? तो एक्चुअली में पॉलीमैथ का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जिसको एक ही सब्जेक्ट नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट में अच्छी खासी जानकारी हो, है ना। आप जैसे क्रिकेट में आप लोग बोलते हो ना ऑलराउंडर, जिसे बैटिंग करना भी आता हो, फील्डिंग भी अच्छी आती हो, बॉलिंग भी अच्छी करनी आती हो। तो ऐसी ही बात है रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। हाँ, वो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी थे, वो बहुत अच्छे साहित्यकार थे, बहुत अच्छे पेंटर थे, उन्हें म्यूजिक की भी बड़ी अच्छी समझदारी थी, चित्रकला में, संगीत में, और इस सब के साथ साथ में वो बहुत अच्छे दार्शनिक थे, चिंतक थे, और इस देश के कल्याण के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए सोचा करते थे। तो मैं फिर से ये पंक्तियां दोहराता हूं जो उन्होंने कहा कि मेरा घर सब जगह है, मैं इसे क्यूरियोसिटी से ढूंढ रहा हूँ। मेरा कंट्री भी सब जगह है और मैं इसे जीतने के लिए लड़ूंगा। मेरा घर हर वो घर है जिसमें मेरा निकटतम संबंधी रहता है और मैं उसे हर स्थान पर तलाश करता हूँ। तो शायद ये कोई तलाश ही थी कि वो अक्सर अपनी खिड़की से प्रकृति को घंटों एक तक निहारते रहते थे। ये बचपन की बात है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की, कि अक्सर उन्हें देखा जाता था कि वो खिड़की के पास बैठे हुए बाहर पेड़ पौधों पक्षियों को बस निहारते रहते थे। उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि प्रकृति स्वयं उनसे बात कर रही है। लगता है जैसे कि खुला नीला आकाश, चहचहाते पक्षी, हरियाली, शीतल पवन और प्रकृति की हर वस्तु उन्हें अपने पास बुला रही है। वह अक्सर कल्पना की मोहक दुनिया में खो जाया करते थे जब वो छोटे थे, और ये दुनिया उन्हें बहुत ही सुंदर और मनोहारी लगती। यह उनकी प्रकृति के प्रति आकर्षण और कल्पनाशीलता ही थी कि मात्र 8 वर्ष की उम्र में ही वो कविता रचने लगे थे। सोचो, 8 साल का बच्चा, कितना छोटा बच्चा होता है, 2nd 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कविताएं लिखने लगे, तो ये कितनी खास बात है। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही लड़का बड़ा होकर के महान साहित्यकार, चित्रकार और विचारक रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से विश्वविख्यात होगा। अच्छा, उनका जो नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, कभी कभी ये आपको रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी दिखेगा। तो असल में मुझे लगता है उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर ही है, लेकिन अंग्रेज़ों ने, है ना, और नोबेल प्राइज़ मिला तो दुनिया भर में अखबारों में, मैगजीन्स में छपता होगा, तो अंग्रेज़ लोग हिंदी के शब्दों को थोड़ा सा अलग तरीके से प्रोनाउंस करते भी हैं, तो ये ठाकुर शायद टैगोर हो गया हो। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? तो 7 मई सन 1861 ईस्वी को कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था श्री देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का नाम था शारदा देवी।
रविन्द्रनाथ को घर के लोग प्यार से रवि कह करके बुलाया करते थे। अच्छा, आपने रविन्द्रनाथ टैगोर की जो भी चीज़ें, इनकी जब भी तस्वीर आप ढूंढोगे ना इंटरनेट पर या किताबों में, तो अक्सर वो बड़े बड़े बाल में और दाढ़ियों में नज़र आते हैं। सफ़ेद बाल सफ़ेद दाढ़ी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन की बात है कि उस समय बच्चों के मनोरंजन के लिए कोई विशेष साधन जैसे कि फिल्में, टेलीविज़न, वीडियो गेम, मोबाइल, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। इसलिए ये नन्हा रविन्द्रनाथ अपनी कल्पना की दुनिया में मस्त रहता था, जिसमें उसके मित्र राजकुमार, जादूगरनियाँ, परियाँ और राक्षस होते थे। प्रकृति से रविन्द्रनाथ को इतना प्रेम था कि सुबह उठते ही वो बगीचे की ओर भागते और ओस की कोनों से, ओस की कने, ओस की जो बूंदें होती हैं ना, तो सवेरे में अगर आप जाओगे बाहर टहलने, कोई घास का मैदान है तो उसकी हरी हरी घास जो होगी वो थोड़ी गीली सी होती है, उसके ऊपर में ओस की बूंदें नजर आएंगी। हालांकि आजकल के समय में शहर में रहने वाले लोगों को ये चीज़ें कहाँ नसीब हैं, लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर को ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। बगीचे में ओस की बूंदों से गीले हुए गीले घास पर चलना, दौड़ना, उन्हें छूना, बगीचे में पत्तों पर पड़ती सूर्य की पहली किरण और ताज़ा खिले फूलों की महक उनका मन मोह लेती थी। तो बच्चों, इसीलिए तो कभी कभी जब स्वास्थ्य की बात होती है तो अभी भी लोगों से कहा जाता है कि भाई सवेरे उठ करके आप मॉर्निंग वॉक पर जाया करो। और कहाँ जाओगे? पार्क में जाना चाहिए, गार्डन में जाना चाहिए, आसपास में खेत खलिहान में जाना चाहिए, प्रकृति के करीब जाना चाहिए। सन 1868 में रविन्द्रनाथ को विद्यालय में एडमिशन कराया गया। उन्हें वहाँ का परिवेश अच्छा नहीं लगा। अब देखो, ये एक और ख़ास बात, एक स्पेशल बात हो गई ना उनके बचपन की, कि उन्हें जो जनरल पब्लिक स्कूल हुआ करते थे वो उसका इन्वायरमेंट, उसका ना सराउंडिंग, नेबरहुड उन्हें अच्छा नहीं लगा। स्कूल उन्हें ऐसे लगता था जैसे कि जेल हो, क्योंकि वहाँ घर की तरह खिड़की से भी बाहर नहीं देखना था। सोचो, पढ़ाई के समय में बच्चों को क्या कहा जाता है? सीधे बोर्ड की तरफ में देखो, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड को देखो, टीचर की तरफ देखो। खिड़की के बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको मना किया जाता है। तो ऐसे ही लगता था इन्हें कि जेल में आ गए। उनके लिए जो स्कूल के लेसन्स होते थे ना, वो बड़े उबाऊ होते थे, और अगर टास्क पूरा ना करके जाओ तो क्या सज़ा मिलती थी? सिर पर ढेर सारी स्लेटें रख करके बेंच पर खड़ा होना या फिर स्टिक्स, बेंत की मार सहना। अब नतीजा ये हुआ कि बालक रविन्द्रनाथ उस विद्यालय में टिक नहीं पाए, तो घर के लोगों ने उन्हें दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया। रविन्द्रनाथ के बड़े भाई हेमंत ने उन्हें पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ली। उन्होंने कहा कि मैं इसे पढ़ाया करूंगा अपने छोटे भाई को। उन्होंने कुश्ती, चित्रकारी, व्यायाम, संगीत और विज्ञान में विशेष रुचि लेना प्रारंभ कर दिया। तो भाई फ़ायदा तो हुआ ना, जब बड़े भाई ने छोटे भाई को पढ़ाने का इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में ले ली कि मैं अपने छोटे भाई को मॉनिटर करूंगा, गाइड करूंगा। कविता और संगीत, ये दोनों ही गुण रविन्द्रनाथ में स्वाभाविक रूप से विद्यमान थे। स्वाभाविक रूप से, है ना, नेचुरली, बाय बर्थ के बाद वाला स्टेप की बात कहो। कई लोगों में कहता है ना कि ये गुण उनके अंदर जन्मजात है, जन्म से ये है, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो म्यूजिक में जो इंटरेस्ट था और कविता लिखने की बात, हम लोगों ने अभी अभी कहा ना कि 8 साल की उम्र से ये कविता लिखने लगे थे। रविन्द्रनाथ ने बड़े होकर के लिखा था कि मुझे ऐसा कोई समय याद नहीं कि जब मैं गा नहीं सका। है ना, कितनी बड़ी बात है। कोई गाता कब है? जब उसके अंदर में भावनाओं का समुद्र बह रहा होता है, उसकी खुशियाँ होती हैं, उसके मन में खुशी के मोमेंट होंगे या कोई दुख की बात होगी। इन दो ही स्थितियों में लोग गाते हैं। रविन्द्रनाथ के माता पिता ने जब देखा कि रविन्द्र छोटी उम्र में ही कविता रचने लगा है तो वो बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए वो। तो 17 वर्ष की उम्र में, है ना, 17 साल की उम्र में रविन्द्रनाथ को उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। कहाँ भेजा? इंग्लैंड। आजकल के समय में लोग कहाँ भेजते हैं? भाई गांव में रह रहे हो तो शहर भेजेंगे, शहर में रह रहे हो तो अपने राज्य की राजधानी में भेजते हैं, और भी पैसे वाले हो तो आप देश की राजधानी में भेज दोगे।
और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को विशेष पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज सके। तो इनके फैमिली में ये सारी बातें थीं। वो एक वेल टू डू फैमिली को बिलोंग करते थे, तो पेरेंट्स ने इन्हें विदेश भेज दिया, इंग्लैंड भेज दिया। वे वहाँ से लेखन, चित्रकारिता आदि में और अधिक निपुण होकर के आए, एक्सपर्ट बन कर के आए, है ना। सन 1883 में रविंद्रनाथ की शादी हुई। अब किनसे शादी हुई? इनकी पत्नी का नाम क्या था? उनकी पत्नी का नाम था मृणालिनी देवी। रविंद्रनाथ के पिताजी ने उनसे कहा कि रवि, मैं सोचता हूँ कि अब तुम अपनी जिम्मेदारी और अपनी जमींदारी संभालने योग्य हो गए हो, तो इस विषय में तुम्हारे क्या विचार हैं? रविंद्रनाथ इस आमंत्रण से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो सदा से ही प्रकृति के बीच रहना पसंद करते थे। तो जमींदारी मतलब खेत खलिहान, जमीन संभालना। वे गांव चले गए और ये पहला मौका था जब वो ग्रामीण जनता के इतने अधिक निकट आए। उन्होंने अनुभव किया कि भारत की प्रगति के लिए देहातों का, गांवों का विकास किया जाना कितना जरूरी है। उन्होंने ये भी महसूस किया कि ग्रामीण जनता की समस्याओं को हल करने के लिए उनकी समस्याओं की पूरी जानकारी और निरंतर प्रयास किया जाना जरूरी है ना। एक बार कुछ करके छोड़ दो, सो नहीं, लगातार प्रयास करने होंगे, कंटिन्यूअसली। रविन्द्रनाथ अपने काश्तकारों से, काश्तकार किसानों को कहते हैं, ये सब मैंने यूपी में सीखा था, कि रविन्द्रनाथ अपने किसानों से इतना प्रेम करते थे, जो उनकी ज़मीन पर खेती किया करते थे उनसे, कि वे कहा करते थे कि हमने पैगंबर को तो नहीं देखा, लेकिन अपने बाबू मोसाए को देखा है। तो यहाँ पर बाबू मोसाए का मतलब है किसान, और पैगंबर किसे कहते हैं हम लोग? जिसे हम ईश्वर का देवदूत समझते हैं, ईश्वर के बाद जगह देते हैं जिसे। रविन्द्रनाथ ने देखा कि गरीब और अशिक्षित किसान अंधविश्वासों में जकड़े हुए हैं, तो उन्होंने उनके लिए एक स्कूल खोलने का निश्चय किया। किसके लिए स्कूल खोलने का निश्चय किया उन्होंने? गरीब लोगों के लिए, इलिटरल फार्मर्स के लिए, ऐसे किसान जो पढ़े लिखे नहीं हैं। अब इसके बारे में उन्होंने अपनी पत्नी से कैसे बातें की? उन्होंने पत्नी मृणालिनी से पूछा कि हमारे पास शांति निकेतन है ना। शांति निकेतन कौन सी जगह है? ये वेस्ट बंगाल में बोलपुर के निकट की जगह है। तो उन्होंने पूछा कि हमारे पास शांति निकेतन में कुछ जमीन है, वहाँ पर विद्यालय खोलने के संबंध में तुम्हारा क्या विचार है? अब देखो उनकी पत्नी भी कितनी अच्छी थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये तो अत्यंत पवित्र कार्य होगा। उन्होंने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। इसके बाद टैगोर को जरा सा उन्होंने टीज करने के लिए, छेड़ने के अंदाज में कहा कि लेकिन मैंने सुना है कि आपने तो कभी विद्यालय में पढ़ना पसंद नहीं किया। ये बात छेड़ने की भी है और याद दिलाने की भी है कि भाई आम तौर पर ऐसे विद्यालय कैसे होंगे जहाँ पर बच्चे रहना पसंद नहीं करते, जहाँ पर वो अपनी फ्रीडम खो देते हैं। फ्रीडम खो देना मतलब वो क्या करना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे एक्सप्रेस करना चाहेंगे, इसकी आज़ादी खो देना। तो अब इसके जवाब में रविन्द्रनाथ ने क्या कहा कि हाँ सच है, लेकिन मैंने ऐसा विद्यालय खोलने की योजना बनाई है जो बाउंड्री वॉल से घिरा नहीं होगा, मतलब वो उनके लिए जेल के जैसा नहीं होगा, वहाँ पर बच्चों को काफ़ी सारी फ्रीडम मिला करेगी। तो एक्चुअली में उन्होंने जिस प्रकार के स्कूल की खोलने की बात सोची थी, जो इमेजिन किया था, उन्होंने उसे करके दिखाया। आज के समय में शांति निकेतन के रूप में इसी प्रकार का विद्यालय, अब वो तो बहुत बड़ी जगह हो गई है, हमारे सामने में है। और इस विद्यालय में कक्षाएं खुले वातावरण में पेड़ों के नीचे लगती हैं। इस विद्यालय की स्थापना में रविन्द्रनाथ को अत्यंत संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन वे बहुत खुश थे क्योंकि ये अत्यंत शुभ कार्य था। उनकी पत्नी ने क्या कहा था कि ये तो बड़ा ही पवित्र काम होने वाला है। शांति निकेतन की स्थापना के बाद उनके घर में कुछ दुखद घटनाएं हुई। पहले रविन्द्रनाथ की पत्नी, फिर उनकी बेटी, फिर उनके पिताजी का निधन हो गया। अब एक साथ इतने सारे लोगों का निधन हो जाना, हाँ, कई सारे लोग तो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद उनका छोटा बेटा भी जिंदा नहीं रहा, वो भी चल बसा। रविन्द्रनाथ ने अपने दुख को हृदय की गहराइयों में दबाकर अपना सारा ध्यान
स्कूल चलाने में लगा दिया। उन्होंने विद्यालय में ऐसा शैक्षणिक वातावरण बनाया कि जिसमें टीचर और स्टूडेंट एक साथ रहते थे और सभी मिलजुल करके कार्य करते थे। विद्यालय का मुख्य उद्देश्य था शिक्षा को जीवन का अभिन्न अंग बनाना। आजकल ऐसा हो जाता है ना कि लोग पढ़ते तो हैं, स्कूलों में जाते हैं, लेकिन उसे लाइफ से प्रॉपरली रिलेट नहीं कर पाते। वो तो बस सिर्फ यही सोचते हैं कि भाई स्कूल जा कर के, कॉलेज जा कर के डिग्री हासिल करनी है ताकि एक अच्छी सी जॉब मिले, जबकि शिक्षा का असली मतलब होना चाहिए लोगों को इंसान बनाना, समझदार बनाना। शांति निकेतन के बाद उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से इसे और भी बड़ा स्ट्रक्चर दिया, है ना। तो उस समय का शांति निकेतन, आज के समय में हम विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से देखते हैं। तो रविन्द्रनाथ जी ने शुरू के दिनों में शांति निकेतन को स्कूल के तौर पर खोला था और उसका काम, उसमें जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, क्लासेज हैं, सिलेबस हैं, टीचर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इन सब चीज़ों का धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और आज के समय में ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से है। 28 दिसंबर 1921 को इस विश्व भारती विश्वविद्यालय को उन्होंने अपने देश को समर्पित कर दिया और रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि यह ऐसी जगह है जहां संपूर्ण विश्व एक ही घोंसले में अपना घर बनाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर पूरी दुनिया एक ही घर में रहने को आती है। इसके पीछे में कितनी भाईचारा और मेल जोल की बात है। उन्होंने भारत की समृद्धि के लिए आपसी भाईचारे एवं शांति को आवश्यक बताया। उन्होंने गांव की उन्नति के लिए खेती बाड़ी करना, पशुपालन के उन्नत तरीकों को अपनाने के लिए और दस्तकारी, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह पर भी काफ़ी जोर दिया। मैंने पॉलीमैथ कहा था ना, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचनात्मक प्रतिभा बहुमुखी थी। वो बड़े ही क्रिएटिव थे, बड़े ही इमेजिनेटिव थे, इनोवेटिव थे। उनके चिंतन, विचारों, सपनों एवं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति उनकी कहानियों, कविताओं, उपन्यासों, नाटकों, गीतों तथा चित्रों में होती है। आपने काबुली वाला कहानी पढ़ी होगी ना, ये उनकी ही लिखी हुई है। और अपने देश का जो राष्ट्रगान है, जन गण मन अधिनायक जय है, ये भी तो उन्हीं का लिखा हुआ है। उनके गीतों में से एक आमार सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें दो देश के राष्ट्रगान को लिखने का सम्मान हासिल है। रविन्द्रनाथ के गीतों को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। ये संगीत में ही थोड़ी सी अलग सुविधा है और अक्सर अगर आप सुनो तो मन के लिए बड़ा सुकून वाला संगीत है इसमें। इन गीतों को भारतीय संगीतों में विशिष्ट स्थान मिला हुआ है। राष्ट्रपिता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा कहा और गांधी जी ने रविन्द्रनाथ को गुरुदेव की उपाधि दी थी। और बाद में ये दोनों उपाधि इन दोनों के नाम से इस तरह से जुड़ गई कि सारी दुनिया गांधी जी को महात्मा और रविन्द्रनाथ को गुरुदेव ही कहती है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य कृति गीतांजलि के लिए सन 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला और ये सम्मान प्राप्त करने वाले वो प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। इस पुरस्कार में मिली सारी राशि को, बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है, उन्होंने शांति निकेतन जो स्कूल था उस समय उसमें लगा दिया। 1915 में अंग्रेजों द्वारा उन्हें सर की उपाधि दी गई। अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और इस बर्बर हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अंग्रेज सरकार द्वारा दिया हुआ सर की उपाधि का त्याग कर दिया। कहा कि नहीं, जो लोग इतने क्रूर हो सकते हैं, मुझे उनका दिया हुआ ये सम्मान नहीं चाहिए। रविन्द्रनाथ टैगोर मातृभाषा के प्रबल पक्षधर थे। उनका कहना था कि जिस प्रकार माँ के दूध पर पलने वाला बच्चा अधिक स्वस्थ और बलवान होता है, वैसे ही मातृभाषा पढ़ने से मन और मस्तिष्क अधिक मजबूत बनते हैं। ये बात आज के समय के लिए भी उतनी ही प्रासंगिक है।
मैंने देखा है कि कई सारे बच्चे जो स्कूल्स में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी हिंदी बड़ी वीक होती है, बहुत कमज़ोर होती है। वो हिंदी को उस तरीके से फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाते, हिंदी के शब्द समझ नहीं पाते। समाज को अपने देश की महान विरासत की याद दिलाने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं, जिससे कि देश की समृद्धि के बारे में, देश के प्रसिद्धि के बारे में, देश की तारीफों के बारे में, कीर्तिमान के बारे में पता चलता है, तथा भारत के जो बहुत ही प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति रहे हैं उन सब को लेकर के रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कई सारी कविताएं और कहानियां लिखी। इनमें से अनेक कविताएं, कथाएं और कहानियां प्रकाशित भी हुई। सन अगस्त 1941 को रविन्द्रनाथ ने अंतिम सांस ली। अब मैं जरा सा आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने कौन कौन सी किताबें, कहानियां वगैरह लिखी हैं। तो उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके नाम ऐसे हैं: गीतांजलि, पूर्वी प्रवाहिन, शिशु भोलानाथ, महुआ, वनवानी, परिशेष, पुनश्च, वीथिका शेष लेखा, चौखेर बाली, इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, कनिका, नैवेद्य मायर खेला, क्षणिका, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, ये चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। और बाकी मैं देखता हूँ कि कुछ और जानकारी इकट्ठा करके मैं लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी टाइप करके डालूँगा। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में जाना, है ना। वो लेखक भी थे, कवि भी थे, नाटककार भी थे, संगीतकार और चित्रकार भी। और सोचो कि उनका बांग्ला पर अधिकार होना, अंग्रेजी पर अधिकार होना, मतलब इन दोनों भाषाओं पर साथ साथ में हिंदी की जानकारी भी रखना कितनी बड़ी बात है। अच्छा, जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि जब ये लंदन गए थे तो आखिर इन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की होगी। तो मैं बताता हूँ कि बचपन में तो इन्होंने सेंट जेवियर स्कूल में एजुकेशन हासिल किया था। आगे चल कर के इनके मन में बैरिस्टर बनने की इच्छा थी। तो उस समय लोग बैरिस्टर क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि सबके अंदर में देश प्रेम की भावना होती थी। 1878 ईस्वी में इन्होंने इंग्लैंड के ब्रिजटोन पब्लिक स्कूल में एडमिशन लिया था। फिर बाद में जाकर के इन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की, लेकिन कुछ बातें रही होंगी जिसकी वजह से 1880 में ये बिना डिग्री लिए ही, बैरिस्ट्री की डिग्री लिए ही बिना, ये वापस अपने देश आ गए थे, है ना। तो जल्दी ही मैं किसी और महान व्यक्ति, किसी और महान कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, साइंटिस्ट, पॉलिटिकल लीडर के बारे में आपको बताने के लिए एक और लेक्चर लेकर के आता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान करके खुशी हुई होगी, और इनकी जो मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है वो तो एक कमाल की बात है। इसीलिए बच्चों को 16-18 साल की उम्र तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। ये ठीक है कि ज़्यादा इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में हो बच्चा उसे पढ़ेगा, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी तो बाकी सब्जेक्ट्स की होनी ही चाहिए। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग एक नए महान आदमी के बारे में एक और लेक्चर को लेकर के। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।